राजधानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात महाराष्ट्र की, जहां सियासी टेंशन थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तक तो उद्धव गुट में टूट फूट से विपक्ष मुश्किलों में फंसा हुआ था, लेकिन अब सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि फडणवीस सरकार में शामिल एनसीपी के विधायक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने भारत में पाकिस्तान की तरह ही शरिया कानून लाने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर बोलते हुए सना मलिक ने कहा कि 3 तलाक कानून पर उन्होंने अटैक किया, मुस्लिम लॉ के तहत कुरान से कानून बनाने और उसे लागू करने की वकालत की। इसके बाद सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष के लोग विरोध में उतर आए। सबसे पहले आपको सुनना होगा कि सना मलिक ने ऐसा कहा क्या जिसकी वजह से इतना बवाल खड़ा हुआ और विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लोग सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी के विधायक के ही विरोधी हो गए। आप पहले सुने क्या कहा उन्होंने। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूँगी, तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं। तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो 2 तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, पॉलीगैमी केवल मुस्लिम्स में अलाउड है, ये बात रह गई थी। सना मलिक को लगा कि ये बात भी कह देनी चाहिए। सना मलिक ये बात क्यों कह रही हैं, मेरा सवाल ये है समीर जी, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो भी जानती है हमारा देश तो संविधान से चलता है, देश कुरान से नहीं चलेगा। तो वो भी ये जानती हैं कि ये तो नहीं हो सकता भारत में। फिर ये बात वो क्यों कह रही हैं, किसे एड्रेस कर रही हैं? देखिए, वो अपने पिता के पचिन्हों पे चल रही है। उनके पिता नवाब मलिक शरद पवार के बड़े करीबी रहे। अभी ये सना मलिक अणुशक्ति नगर से विधायक है, और उन्होंने स्वरा भास्कर के पति को फरज को वहाँ से विधानसभा चुनाव हराया था। और अगर आप देखेंगे तो नवाब मलिक ने कहा था कि भाई हमारे लिए आपका संविधान बाद में, हमारे लिए हमारी कुरान पहले, तो हम तो कुरान के हिसाब से चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पिता के पचंदों पे चल रही है। जिस तरीके से राजनीति नवाब मलिक ने की, तमाम आरोपों में रहे, और जब उनको टिकट दिया गया, वो जब गठबंधन में आए, अजित पवार साथ में लेकर आए, तो बहुत देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर नवाब मलिक आपके साथ रहेंगे तो कोई पार्टी उनके लिए प्रचार नहीं करेगा और हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहेगा। उसके बाद भी अजित पवार उनको लेकर आए, सना मलिक को टिकट दिया, वो विधायक बनी। और अब मुझे लगता है कि अब जब अजित पवार नहीं है, लेकिन अब उनके पत्नी सुनीता पवार जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री चला रही है, उनके लिए एक असहज करने वाली बात होगी कि इस तरीके से बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, बीजेपी इस बात को बहुत गंभीरता से लेगी, और साथ में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो भी इसका बहुत विरोध करेगी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सना मलिक के लिए परेशानी बढ़ेंगी। अब ये तय करना है एनसीपी अजित पवार के गुट को कि सना मलिक के बयान के साथ जाए, या उनके बयान को व्यक्तिगत कहकर खारिज कर दे, या सना मलिक को नोटिस जारी करे, या सना मलिक से कह दे कि भैया आप अपने अलग रास्ता अख्तियार करें, हमारे साथ आपका नहीं चल सकता। मुझे लग रहा है कि सना मलिक के लिए मुश्किल बढ़ेगी। अब एनसीपी भी इनके साथ जाने की स्थिति में नहीं है। अब इनसे नोटिस मांगा जाएगा। फिलहाल इन्होंने जो कहा से बहुत बवाल मचा हुआ है। नीतीश राणे ने इसको लेकर जिस तरीके से बयान सुना देते हैं, नीतीश राणे ने कहा, और वो तो उन्होंने कहा कि जिन्हें परेशानी वो जाए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के कानून का हवाला दे रहे हैं। आप सुने नीतीश राणे का बयान। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है। एक ही संविधान मानने वाले हम सब लोग हैं। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड फोर्ड, ये सब कोई भी बोर्ड को सबको खारिज कर देना चाहिए। इनको हमारे ही देश में रह के शरिया कानून लेके आना है, जिहाद करना है। इस तरीके ऐसे सभी बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उनके सारे मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। हर्षवर्धन जी, सना मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही है, मुसलमानों को एड्रेस कर रही हैं, अब अपने लिए कोई दूसरी पार्टी मतलब कहीं और जाने का रास्ता खोज रही हैं, क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए, अब वो क्या कर रही हैं ये तो वही जानेंगी मीनाक्षी, लेकिन बड़ा दुख होता है देखकर
जब इकरा हसन और सना मलिक जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बड़े परिवारों से आते हैं, महिलाएं हैं, और वो जानबूझकर एक कट्टर मजहबी आवरण में खुद को प्रस्तुत करते हैं ना, तो बड़ा कष्ट होता है। और फिर ये भी लगता है कि हम जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे होते हैं तो लगता है कि कैसे उसको धीरे धीरे रेडिकलाइज कर दिया गया। वो लड़की अच्छे खासे तरीके से रहती थी, दोस्तों के साथ घूमती टहलती थी, हर तरह के कपड़े पहनती थी, कहीं भी जाकर एक जो जीवन होता है उस तरह, अचानक उसने कपड़े दूसरे पहनने शुरू कर दिए, फिर वो बुर्का पहनने लगी, फिर पूरे शरीर उसका दिखना बंद हो गया। फिर मतलब क्या इनके जैसे लोग जब ये करते हैं तो क्या उसी को और धर्मांधता को और उसी मजहबी कट्टरता को और बढ़ावा नहीं दे रहे होते? और मैं तो मतलब आश्चर्य में हूं, वो तलाके हसन तलाके बिद्दत बताकर वो उसकी पैरवी कर रही हैं। अरे भाई, महिला के अधिकार के लिए बोलने की थोड़ी तो आप में मतलब इसको कहते हैं ना कि अंदर से कुछ तो आना चाहिए ना। मुझे वो वाली पीड़ा ज्यादा है। बाकी किस पार्टी में जाए, कहां जाए, उससे क्या लेना देना, वो तो अगर जो अभी समीर जी ने बताया, देवेंद्र फडणवीस ने अगर एकदम से स्टॉप नहीं लगा दिया होता तो नवाब मलिक तो उसी वक्त आ रहे थे। मीटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिकली मना कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जो ये नेक्स्ट जनरेशन मुस्लिम लीडरशिप है, जो लड़कियां विशेष करके मुस्लिम नेताओं के परिवारों से आ रही हैं, उनका इस तरह से मजहबी कट्टरता के साथ जाना ये अच्छा नहीं है, ये दुखद है। सना मलिक के बयान पर बवाल मचा। अपने बयान को लेकर घिरी सना मलिक ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उन्होंने कोई तुलना नहीं की, उनका मकसद केवल महिलाओं के मुद्दों को उठाना था। आपका क्या पक्ष था, क्या कहेंगे? हमारा पक्ष यही था कि पहले तो महिलाओं के मुद्दों को डायरेक्टली कोई रिलीजन से ना जोड़ा जाए, और दूसरा ये था कि अगर आप कोई भी, जैसे उन्होंने पॉलीगामी का रेफरेंस लाया और उन्होंने कहा कि पॉलीगामी के रेफरेंस के टाइम पे उन्होंने कुछ कोट कर दिया कि पाकिस्तान को एज एन एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया, तो हमारा आक्षेप यही था पहला कि आप महिलाओं के मुद्दों को कोई रिलीजन से ना जोड़े, और अगर आप भारतीय मुसलमान का कोई रेफरेंस दे रहे, भारतीय मुसलमानों को कोई भी चीज कोट कर रहे हैं तो आप कुरान से कोट करिए, आप पाकिस्तान से कोट ना करें। इस पूरे मामले को लेकर योगेश कदम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब भी कोई कानून बनता है तो कानून किसी भी धार्मिक ग्रंथ का रेफरेंस लेकर नहीं बनता। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जब मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 2018 में 17-18 में जो लॉ आया, जिसको हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन लगाया गया, उसके ऊपर क्रिमिनलाइज किया गया, तभी भी धर्म गुरुओं को उनके रेफरेंस लेके, उनके जितने भी से था वो लेके फिर आगे बढ़ाया गया। तो हमने सिर्फ इतना ही किया, जो मेरा अधिकार है कि प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, प्रोपोगेट करो। मैंने प्रोपोगेट करते हुए पूरी जानकारी दी कि हम क्या फॉलो करते हैं, और अगर आपको कोई रेफरेंस देना है तो हम जो फॉलो करते हैं उसका रेफरेंस दीजिए। आप पाकिस्तान का रेफरेंस मत दीजिए, पाकिस्तान को आप आइडियोलॉजी के तरीके हमें मत दिखाइए, और ना ही उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भारत में दिखाइए। वैसे तो हम पाकिस्तान को हमेशा, आप देखते हो कैसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो पाकिस्तान इज नॉट एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान कैन नॉट बी अ रेफरेंस। आपको लगता है वो जो बयान था वो कहीं ना कहीं उलट गया, वो वैसा लगने लगा कि वो आपने कहा है? एग्जैक्टली मीडिया में कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिसने इनिशिएट किया उसकी बात नहीं दिखाते हुए डायरेक्टली मैंने क्या कहा वो किया गया। मैं इनकी बात समझ इसलिए नहीं पाई क्योंकि सना मलिक ने ये कहा कि पाकिस्तान का रेफरेंस, भाई पाकिस्तान का रेफरेंस तो खुद सना मलिक ने भी दिया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है, तो भाई पॉलीगैमी में कौन सी महिला के अधिकार की बात हो गई? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। रागी जी, आपका इस पे कमेंट। सुनेत्रा पवार इनके ऊपर एक्शन ले लेंगी? जो मुझे नहीं मालूम है कि सुनेत्रा पवार एक्शन लेंगी, मुझे तो नहीं लगता है कि एक्शन लेंगी, क्योंकि उनको मुसलमानों की भी राजनीति करनी है। तो जिनको जिनको मुसलमानों की राजनीति करनी है वो उनके लिए ये कोई न्यू नॉर्मल है। जैसे ट्रंप आपके लिए न्यू नॉर्मल है, उनके लिए सब न्यू नॉर्मल है। दूसरी बात, जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि उनको बड़ा कष्ट हो रहा है ये सुन करके कि पढ़ी लिखी महिलाएं, तो पढ़े लिखे लोगों ने तो ही इस देश का विभाजन किया था। जिन्ना कौन पढ़ा लिखा नहीं था? सर सैयद ने जो कहा था 1887 और 86 के अंदर कि हमारी तलवारों 600 साल तक, हजारों साल तक हमने राज किया है, हमारी तलवारें ऐसी थी जिनसे हिंदुओं के रूह कांप जाते थे, वो कौन पढ़ा लिखा नहीं था? उसके नाम पर तो अभी भी यूनिवर्सिटी चलती है। यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है भारत के विभाजन के विचार का सबसे बड़ा केंद्र रहा। चाहे वो शेख अब्दुल्ला भी हो, वहीं से पढ़ा लिखा हो, सोहरावर्दी है, सबका आप ढूंढेंगे तो उसका लिंक आपको वहाँ मिलेगा।
तो ये सब पढ़े लिखे लोगों ने ही किया था। धर्मांधता उन्होंने यूज किया, कुरान को यूज किया। और आप इस्लाम और कट्टरता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए इस्लाम और सेकुलरिज्म दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। इस्लाम जहाँ पर है वो सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है, जहाँ पर सेकुलरिज्म है वहाँ पर इस्लाम नहीं होना चाहिए था। और मैं तो मानता हूँ, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये मान करके चलता है 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था तो सबसे बड़ी गलती उस समय के नेताओं ने की थी कि मुसलमानों को इस देश में फिर रहने दिया था। पॉपुलेशन एक्सचेंज होना ही चाहिए था परमानेंट। और ये मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में इसका भरपूर जिक्र किया है, पूरा का पूरा पैरा लिखा है उन्होंने कि कैसे थियोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो भारत के अंदर सह अस्तित्व को नहीं रहने दे, सह अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर कह गए हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी फिर भी जिंदा तो है ना। नहीं, इसमें एक चीज, अंबेडकर जी नहीं, बाकायदा सरदार पटेल की वो स्पीच है कि जो लोग मुल्क लेकर अपना चले गए, देश लेकर चले गए, अब जो यहाँ बचे हुए वो उनको कम से कम इस बात को समझना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से मुसलमान चले जाएं ये नहीं भी हो तो ये तो होना चाहिए था ना कि भाई भारत देश है, और जिसकी हम लोग कल भी बात कर रहे थे तो विजय जी नाराज हो गए थे कि ये तो क्रिमिनल है और एंटी, यही का था, कन्वर्ट हुआ है। सर हम भारत के लोग नहीं, हम भारत के लोग नहीं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। मैं इस डिस्कशन में इसलिए नहीं जाना चाहती कि कल हमने इस पर एक बहुत लंबी बहस की है कि किसका देश है। मैं बार बार कहती हूँ हम भारत के लोग नहीं है, ये तो है जो उस पर बात करनी पड़ेगी। ये कोई बहस, कोई हमें इसके लिए लड़ाई थोड़ी ना करनी है। लेकिन ये तो, और यही जो हम भारत के लोग जब हम नहीं समझते हैं तो राम मंदिर पर लड़ाई होती है। यही हम भारत के लोग नहीं समझते हैं तो गुयान वापी नहीं समझ में आता, मस्जिद दिखने लगती है। यही हम भारत के लोग नहीं समझते तो मथुरा के बगल में वो ईदगाह दिखने लगती है। बिल्कुल। तो यही नहीं समझते हैं तो भोज की वाकशाला में वो सरस्वती देवी का जहां मंदिर है वहां उनको पता नहीं किसकी वो मजार दिखने लगती। तो ये तो समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। इसलिए फिर भी मुझे ये कहना पड़ेगा हम भारत के लोग, मुझे ये कहना अच्छा लगता है। कहानी कुर्सी की में अब बात होगी राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े हुए मानहानि केस में जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित में अपने बयान पर माफी मांगी है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका बयान शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह के संबंध में नहीं था। राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि बयान का संदर्भ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे के साथ था। साथ ही ये दावा भी किया कि गलती का एहसास होने पर अगले ही दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट भी कर दी। आपको याद दिला दे, पनामा पेपर्स मामले में राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी और कितनी माफी मांगेंगे विजय जी? एक मेरा मतलब विजय जी इसका जवाब दे सकते हैं। वो जो सूची है माफी मांगने वाले, इसके बाद भी वो माफी वीर कहे जाएंगे या क्या, मतलब उनके लिए क्या? क्योंकि हम तो बहुत माफियां सुन चुके हैं कि राहुल गांधी जब देखो तब माफी मांग लेते हैं। ये पहले भी बात हुई, कोई एक मामला नहीं है अकेला कार्तिकेय सिंह का राहुल जी को लेकर, बहुत सारे मामलों में उन्होंने माफ़ी मांगी है। उसको कहना चाहिए कि उनको बार बार इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किन बातों को किस तरह से जोड़ दिया जाए और फैक्ट्स के साथ। वो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कि हर बात को नॉन सीरियसली तरीके से नहीं कहें। और ये बड़ी वजह, भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी दूसरे दल को ये मौका मिलता है राहुल गांधी को इस मामले में पॉलिटिकली अटैक करने का, तो बेहतर है। और वो तब जब ऐसी जगह फंसेंगे तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। इसमें मुझे तो कोई कारण नहीं लगता कि नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले भी बात हुई थी, शायद गलती बार बार कैसे दोहराते हैं या जानबूझकर? अलग अलग मामलों में जब झूठ बोलते हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि बार बार गलतियां क्यों करते हैं। समीर जी फैक्ट चेक करके भी तो बोल सकते हैं। अरे राहुल गांधी की समस्या है वो, मतलब ध्यान से किसी चीज़ को समझ कर आते हैं, क्या बोलना है, किसी का नाम भी लेकर कहीं बोलते हैं, फिर आप तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हो। आप पार्लियामेंट में कह देते हो तो पार्लियामेंट में तो आप बच जाते हो, पब्लिक रैली में या सार्वजनिक स्थान पर आप कहते हो, फिर आप शिवराज जी के बेटे को पनामा पेपर के मामले में कहोगे। आप आरोप लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस कलेक्ट कीजिए, फिर आरोप लगाइए। सीधे आप आरोप लगा देते हो फिर कहते हो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आरोपों में गंभीरता नहीं है।
गंभीरता नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, फिर आप कोर्ट के चक्कर खाते रहते हो, फिर आप संघ के लिए कहते हो, फिर आप थाने में चक्कर जाते हो, कभी भिवंडी में जाते हो, आप जबलपुर जा रहे हो, अभी अमित शाह के खिलाफ आपने बयान दिया, उसके खिलाफ आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ा था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। पहले आपने जो बयान दिया, अब कम से कम इस तरह के बयान न दें कि राहुल गांधी है, देते रहेंगे ये वाला जवाब तो शायद प्रोफेसर साहब दे पाएंगे। सर, केजरीवाल ज्यादा माफी मांग चुके हैं या राहुल गांधी? ये बात भी थी। आपने देखा नहीं विजय जी ने कितनी चालाकी से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि माफी वीर उनको कहा जाना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया उन्होंने। माफी वीर पर जैसे चर्चा करेंगे तो बड़ी चर्चा हो जाएगी। नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए माफी वीर। हम तो उस पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस दिन आपको मौका मिले, राहुल गांधी के लिए कहा कि जिस दिन आपकी इच्छा करें उस दिन माफी वीर पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, सावरकर पर भी चर्चा कर लेंगे, जो राहुल गांधी की हर बने टिप्पणी होती थी। हर चीज को चालाकी की तरह से मत देखा कीजिए। नहीं, ठीक आपने बोला चालाकी, ये कमेंट जो है ना पर्सनल है, नहीं, ऑब्जेक्शनल मानता हूं। नहीं है, पर्सनल है कि बहुत इसको मैं ऑब्जेक्शन के तौर पर देख रहा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल आप ज्यादा पर्सनल टिप्पणी करते हैं। माफ कीजिए। नहीं, मैंने इसको आप चालाकी की कोई बात ही नहीं है। मैंने राहुल गांधी पर बात की, राहुल गांधी का जवाब हो रही थी। नहीं, बात हुई थी कि विजय जी माफी वीर है। मैंने जो सवाल पूछा सर, मैंने जो सवाल पूछा, राहुल गांधी एक ही गलती अलग अलग संदर्भों में बार-बार क्यों कर रहे हैं? आप इसको ज्यादा गंभीरता से ले लिए और ज्यादा अपने नाराजगी व्यक्त कर दी। जो है ना बहुत अच्छा शब्द नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेट नहीं, चालाकी तो अरे कैसी बात है, चतुर चालाक, ये तो हमारे शब्दावली में। अगली खबर बता दूं, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगला खाली करने को लेकर आखिरी डेट आ गई है। बिहार सरकार की तरफ से 29 जून तक राबड़ी देवी को बंगला खाली कर देना है। 7 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, नोटिस पकड़ा दिया गया है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के सरकारी आवास में शिफ्ट होना है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए पहले भी कई बार पत्र लिखा गया, रिमाइंडर भेजा गया। अब 7 दिनों की आखिरी डेडलाइन है और समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बंगला खाली करने को लेकर बड़ी बहस हुई, बवाल हुआ। 18 जून को एक वीडियो भी सामने आया। कुछ सामान पिकअप वैन के जरिए राबड़ी देवी के आवास से ले जाया भी गया। एसी है, फर्नीचर है, पिकअप वैन से जाता हुआ देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भेजा गया है। अब जो तय है, जो होना ही है, उसमें देरी किस बात की, और अगर देरी हो गई तो क्या पुलिस कार्रवाई कर देगी? सवाल यहां है। समीर जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको लगातार कहा जा रहा है आपको एक बढ़िया बंगला अलॉट कर दिया गया है, और जब आपको बंगला मिल गया तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। सरकार आपको लगातार रिमाइंड कर रही है, समय पे समय देती जा रही है, और इतना मोह आपको उस बंगले से कि आप 20 साल रहे। भाई आपकी निजी संपत्ति नहीं और सरकारी संपत्ति है, अब आप उसके रहने के पात्र नहीं है। सरकार ने आपको दूसरे के शिफ्ट करने को कहा है तो आप वहाँ पर चले जाइए। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से सामान शिफ्ट हो रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि वो खाली कर देंगे और बचेंगे कि सरकार उनके साथ सामान सड़क से बाहर निकाल दे या उनका सामान को ले जाके वहाँ रखे। इस अप्रिय घटना से बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव या राबड़ी देवी ने जिस तरीके से मोह दिखाया, ये ठीक नहीं है भारतीय लोकतंत्र के अंदर। आप लंबे समय वहाँ से रहे हो, आप गरिमापूर्ण तरीके से आप छोड़िए। और आपको ऐसा भी नहीं कि मकान नहीं दिया जा रहा, 8 बेडरूम का कमरा मकान दिया जा रहा है आपको। बहुत बड़ा बंगला है, आगे लॉन है, पीछे लॉन है, शानदार बना हुआ। उसके बाद आप कहते हो कि एक कमरा लालू जी के लिए अलग से बनवा दीजिए। अरे भैया 8 कमरे एक लालू जी को दे दीजिए ना। क्यों लालू जी को घर के बाहर आप किसी ड्राइवर के बगल में कमरा बनवा के रखना चाहते हो? घर के सदस्य घर में रखिए उनको आप। तो इस तरीके से कह के मकान को आप अलॉट मकान कर ले लेना, तमाम व्यवधान उत्पन्न करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और अब मुझे लगता है कि इनको बुद्धि आ गई होगी, वो खाली कर देंगे। अगर 30 तक खाली नहीं करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो तस्वीरें कोई अच्छी तो दिखाई नहीं देगी, और फिर वो विक्टिमहुड भी फिर आ जाएगा कि भाई देखिए हमारे साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, हम पूर्व। लेकिन हम उतनी आगे तक जाए क्यों? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक पिकअप वैन आई है, बिल्कुल बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। देखिए मूल बात वही है, घर बन चुका और मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट डिबेट भी हुई है इस पर डिबेट ही क्या मुझे लगता है ना कि जो कर रहे हैं आवश्यकता क्या थी? सर इमरजेंसी पर प्रोपोर्शनेट डिबेट करते हैं। इमरजेंसी की 51वीं बरसी पर आज बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। सीएम योगी ने कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। कांग्रेस के युवराज संविधान को लेकर देश में झूठ भ्रम फैलाकर लोगों की आंखों में
धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने भी यही काम किया था, संविधान को कुचलने की कोशिश की थी। दलित, वंचित, पिछड़ों, महिलाओं, हर मतदाता के अधिकार को छीनने का प्रयास 25 जून 1975 को किया गया था। इमरजेंसी को लेकर इधर एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया है। 9वीं क्लास के बच्चों को आपातकाल को लेकर अब बाकायदा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सवाल यह है कि चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने इस पे कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुना देते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ फायर दिखाई दे रहे हैं और इमरजेंसी का दिन जिस साल भी आएगा, ये 25 तारीख आएगी, उतनी बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपातकाल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अब ये बच्चों को एक चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। जो हीरोज है उनके बारे में भी, जो विलेंस है उनके बारे में भी। नहीं, देखिए, ये तो एक तो ये होता है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जनता लड़ी, उखाड़ फेंका और सामान्य लोग निकले, जो नौजवान निकले, वो हम लोग उसको जेपी मूवमेंट के तौर पर देखते हैं, उसको इस तरह से देखते हैं कि सब एक साथ हो गए। ये एक विषय है, लेकिन पढ़ाया क्यों जाना चाहिए ये जानना जरूरी है। इस देश में किसी एक सुबह उठने पर अखबार नहीं था, किसी एक सुबह उठने पर हजारों नेताओं को बंद कर दिया गया था। और हम लोग जिस चैनल पर बात कर रहे हैं, रजत शर्मा जी, ये खुद रजत जी भी इसके इमरजेंसी के शिकार हुए थे, मीसाबंदी हुए थे। और देश भर में ये किस तरह से एक शासक के मन में आ गया, इंदिरा जी के मन में आया, हम ही देश हैं, हम ही कर सकते हैं। किसी और शासक के मन में ऐसा ना आ पाए, इसके लिए आपातकाल पढ़ाया जाना चाहिए। कोई शासक हमारे यहां तानाशाह ना हो सके, इसके लिए पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर कोई होने का मन बनाए तो उसको ये ध्यान में रहे कि यूं ही नहीं कहा गया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है और किसी को भी उखाड़ भी फेंकती है, इसलिए पढ़ाया जाना ही चाहिए। अभी भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2 ਇੰਚ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਇੰਚ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਲ ਢਾਲ, ਖੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋर्ट है। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि भगवंत मान का बाईकाट करो क्योंकि इन्हें अकाल तख्त साहब की जी सर्वोच्चता है उन्होंने ढा लाई है। जिन्होंने अकाल तख्त ढाया है वो कह रहे हैं, जिन्होंने 84 वेले तोपां चलाइया ने, गोले सिट्टे है जिन्होंने, वो कह रहे हैं कहते असीं हुण अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा रखनी है। वो रखणगे है जी। दूजी वो पार्टी है जिते बेअदबियां के दोष ने, अकाली दल। तीजी वो पार्टी है बीजेपी जिन्हें सलाह दी सी इंदिरा गांधी नूं कि अटैक करना ही तेरा बेहतर है, कि अटैक कर दे हाँ ब्लू स्टार वास्ते। ये तिन्ने रल गए हुण सांझा मोर्चा बन गया। भगवंत मान है गल्ला बस सामने। इत्थों ये सिद्ध होंदा कि बखलाए हुए ने लोगों के इकट्ठ इन्हां तों ना करे जाण ना मेरे वाले जरे जाण।
मैं जनता ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, मैं ਅੱਜ भी जाऊंगा, जलूर पिंड जाना है।